सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे नसीहत वाली खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज होते जा रही है। 24 घंटे में 251 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 71 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, लेकिन 24 घंटे में एक मरीज की जान भी चली गई। रायपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, 61 मरीज। दुर्ग में 45, राजनांदगांव में 24 मामले सामने आए हैं। चौबीस घंटे में एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है और 24 घंटे के आंकड़े अगर पूरे सूबे के देखे जाएं, छत्तीसगढ़ के देखे जाएं, 251 नए मामले सामने आए हैं। 71 मरीज ऐसे भी जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं। इन 24 घंटों के दौरान एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गई है। रायपुर में सबसे ज्यादा मामले 61 मरीज, दुर्ग में 45 मरीज, राजनांदगांव में 24 संक्रमित सामने आए हैं। संक्रमण के मामले सामने आए हैं। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से। बहुत तेजी से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 251। बिल्कुल, देखिए 251 मामले एकदम से आए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि अभी तक के जो है 150 से ज्यादा मामले रोज ही सामने आ रहे थे। अभी जो कल 24 घंटों में मामले आए हैं उसमें सबसे ज्यादा दुर्ग में 45, राजनांदगांव में 24 और बिलासपुर में 15 मामले और रायपुर में सबसे ज्यादा जो 61 मामले हैं वो सामने आए हैं। और अब लगभग देख रहे हैं कि कमोबेश अगर 4 जिलों को छोड़ दिया जाए, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, ये और इनको छोड़ दिया जाए 3 जिलों को, तो उसके अलावा सभी जिले हैं वहां पर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ज्यादातर पर बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं ये अपने आप में अब चौंकाने वाले हैं और बहुत ज्यादा अलर्ट करने वाले हैं। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि लोग किस तरीके से अभी भी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। कोरोना के मामलों को लेकर के, बढ़ते हुए मामलों को लेकर कोई एहतियात नहीं बरता जा रहा है। न कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न कहीं पे मास्क का उपयोग किया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग की लेकर अगर हम बात की जाए तो टेस्टिंग को लेकर भी चूंकि लोग ये सोच रहे हैं कि सामान्य सर्दी खांसी बुखार हो सकता है और ये वजह है कि वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। और जब तक मामले मतलब स्थिति वो होती है तब तक उन्हें समझ में आता है कि ये तो कोरोना है, लेकिन तब तक वो अपने आसपास बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। तो जाहिर तौर पर प्रशासन की तरफ से और सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। जी, एक और महत्वपूर्ण बात है ममता कि लोगों ने लापरवाही बरती, प्रिकॉशन डोज में लापरवाही बरती गई, सेकेंड डोज में लापरवाही बरती गई, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, सैंपलिंग में भी लापरवाही बरती गई और टीएस सिंहदेव इस बात को लेकर नाराज हुए थे। ममता, बिल्कुल, देखिए लगातार ये सब चीजें सामने आ रही हैं और हाई अलर्ट की बात तो आप करते हैं, लेकिन हाई अलर्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। कल हमने स्टेशन पे देखा, सबसे ज्यादा इस बात को लेकर जो है शुरुआत से विशेष जानकार कह रहे हैं कि जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी वजह से जो दूसरे राज्यों से कोरोना का संक्रमण लेकर आ रहे हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन और तमाम जगह के अलर्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर टीम ही मौजूद नहीं थी जो इस बात को लेकर जांच करे, जो पिछले दिनों थी। तो वो जो टीम है, वो मॉनिटरिंग टीम वहां पर मौजूद नहीं है। चाहे रेलवे स्टेशन की बात करिए, चाहे हवाई एयरपोर्ट की बात करिए, चाहे बस स्टैंड की बात करिए, वो तमाम जगह है। वहां पर भी इस तरह की स्थिति है। वैक्सीनेशन को लेकर अगर हम बात करें, बूस्टर डोज को लेकर, तो बूस्टर डोज को लेकर भी अब एकदम उदासीनता की स्थिति देखी जा रही। स्कूल, कॉलेज सब कुछ खुला हुआ है, सब खुला हुआ है, लेकिन एहतियात कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि हालांकि अच्छी बात भी है कि डेथ रेशियो नहीं है, क्योंकि कल जो मौत हुई वो भी कोमॉर्बिडिटी वाली मौत थी। तो लेकिन इसको लेकर ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो हमने विकराल रूप देखा था, जो तांडव देखा था कि अचानक से क्या चीजें सामने आ जाती हैं, ये बड़ी अपने आप में डराने वाली होती है, फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की कल अहम बैठक हुई। 24 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में दलहन फसलों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है।
राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए। नए फैसले के तहत राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में, मतलब ये जो साल चल रहा है ना, ऐसे समझ लीजिए, अरहर, उड़द और मूंग फसल का उपार्जन करेगी। बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करने का फैसला लिया गया है। अब इसमें नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठान और ग्रामीण औद्योगिक पार्क, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। गौठान और ग्रामीण औद्योगिक पार्क को बिजली कनेक्शन के लिए 50% की रियायत दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाया गया है। किसी संस्था में प्रवेश के लिए या सरकारी सेवा के लिए निर्धारित योग्यता के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्था से 8वीं क्लास की परीक्षा के स्थान पर अब पहली, चौथी और 5वीं क्लास की परीक्षा को शामिल किया गया है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिपरिषद की आज की 45वीं बैठक में लगभग 24 एजेंडा पे चर्चा हुई है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने के तहत इसी वर्ष खरीफ से समर्थन मूल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उड़द की खरीदी करेंगे और मूंग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करने का आज निर्णय लिया गया। बिजली बिल हाफ योजना और 400 यूनिट तक खपत में आधा बिजली बिल का जो हमारी सरकार की योजना है, उसी प्रकार हमारे गौठानों में जो बिजली का बिल है उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है, नंबर 1। और गौठानों में स्थापित होने वाले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जो हम अन्य गतिविधि संचालित करने के लिए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने जा रहे हैं, उसके बिजली के बिल को भी जिस तरीके से 400 यूनिट तक आधा करने का निर्णय लिया गया उसमें शामिल किया गया है। राज्य के बाहर के लोग भी आकर के निवास प्रमाण पत्र बना करके यहाँ के स्थानीय लोगों को जो लाभ दिया जाता है उसका लाभ उठा लेते हैं। तो प्रावधानों में संशोधन किया गया और प्रमुख रूप से इसमें ये जोड़ा गया, जिनकी पात्रता छत्तीसगढ़ राज्य के निवास प्रमाण पत्र की है वो सारी पात्रता तो रहेगी ही, लेकिन आउटसाइडर के लिए पहली, चौथी और 5वीं कक्षा के परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र में शामिल करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी का अनुमोदन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और नेशनल स्टेट हाईवे पे चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे। इसके लिए जो आवश्यक संसाधन है ये उपलब्ध कराए जाएंगे। और सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने वाले पशुपालकों, ग्रामीण गौठानों से जुड़े महिला समूह गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को अब तक 143 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत 25 हितग्राहियों को 13,63,000 रुपए की अनुदान राशि जारी की। के साथ साथ अब हमारे गौठान भी स्वावलंबी हो रहे हैं। बीते एक वर्ष के दौरान निर्मित गौठानों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। गोधन न्याय योजना से लाभान्वित पशुपालकों की संख्या में 24% की वृद्धि हुई है और एक साल पहले वर्ष 2021 में हमने 16 जून से 30 जून की अवधि में गोबर क्रय राशि के रूप में
48 लाख रुपए का वितरण किया था, जबकि इस साल इसी अवधि में 3,69,00,000 रुपए की राशि का वितरण किया है। तो रायपुर में 4 डॉक्टर्स पर गाजगिरी है। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल रायपुर ने चारों डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है। इन डॉक्टर्स के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। रिम्स अस्पताल के डीन डॉक्टर गंभीर सिंह, श्री नारायण अस्पताल के डॉक्टर अजीत लहरिया, कटोरा तालाब के होपवेल हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश चंद्र और डॉक्टर हर्षित गोयंका का मेडिकल रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। रायपुर के हिमालयन हाइट्स से हुए बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बच्चे के पिता पर ही उसके अपहरण का आरोप लगा है। 8 साल के विहान सिंह का बुधवार शाम करीब 6:30 बजे अपहरण हो गया था। विहान के पिता की गाड़ी की तस्वीर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। साल 2013 में लोकेश सिंह और प्रिंसी की शादी हुई। दोनों अलग अलग रह रहे हैं। कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी उसकी मां प्रिंसी को दी है। सिंह है जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है। उसे जो है उसका पिता द्वारा जो है जबरदस्ती बिना बताया जो है उसकी माता के बिना किसी सूचना दिए उठाकर ले गया है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची जहां पर कि पतासाजी की गई और तो इसमें पाया गया है कि जो पति है लोकेश सिंह विगत 3 वर्षों से दोनों अलग रह रहे हैं और जो कानूनी लड़ाई उसकी माता ने लड़ी है बच्चे की कस्टडी को लेकर, तो विगत 6 महीने पहले माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा प्रिंसी सिंह को बालक की कस्टडी दी गई थी। और ये जो उसका पिता है ये कि सीधी मध्य प्रदेश मंझौली का रहने वाला है। उस व्यक्ति अपने वाहन से यहाँ पर आया था और वहाँ उसके द्वारा जो है बालक को यहाँ से जबरदस्ती उठाकर ले गया है, जिसमें प्रार्थी की शिकायत पर जो है थाना न्यू राजनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में जो है अपराधी जो बालक है और उसके पिता इसकी तलाश। रायपुर में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले 18 गुंडे बदमाशों को सूची में शामिल किया गया। लंबे समय से आपराधिक घटना नहीं करने वाले 18 बदमाशों के नाम सूची से हटाए गए। रायपुर पुलिस ने थाना खमतराई में 2, कोतवाली में 4, गोल बाजार में 2, थाना माना में 2, गुड़ियारी में 5, थाना नेवरा में 1, थाना पुरानी बस्ती में 2 गुंडे बदमाशों को नई सूची में शामिल किया है। बहुत सारे नए गुंडों का नाम खोला है, जिनके उनके ऊपर भी सर्विलेंस बार बार कर रहे हैं, उनको थाने बुला करके वार्निंग भी दी जा रही है। तो कुछ उसका भी असर पड़ा है और इस तरह की कार्रवाई पुलिस लगातार जारी रखेगी। बिल्कुल उनका नाम हटाया गया है ताकि एक लिमिटेड नंबर्स होंगे अगर गुंडे के जो एक्टिव गुंडे जिनको वास्तव में सर्विलेंस की आवश्यकता है तो उनके नाम पुलिस ने खोले हैं। और कुछ लोग थे जिनके लिए अब सर्विलेंस की आवश्यकता नहीं है, जिनका 5-5, 7 साल से कहीं कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, उनकी कोई उनके बारे में कोई इस तरह की शिकायत नहीं है, तो उनका नाम हटाया गया ताकि वो भी अपना नॉर्मल जीवन यापन करें। और दुर्ग के कुम्हरी में रिश्वत लेने के मामले में आरोपी एसआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। इसके बाद कुछ और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अस्पताल के बाहर एसआई प्रकाश शुक्ला घूस लेते नजर आया था। खुदकुशी के मामले में शुक्ला ने मृतक के परिजनों से 45,000 रुपए की रिश्वत ली थी। दूसरा वीडियो कुम्हरी थाने के भीतर का है, जहां इसी मामले में घटना की सूचना लेकर पहुंचे मृतक के साथी को फंसाने की धमकी देकर कुर्सी और टेबल मांगे गए थे। धमकी के बाद युवक ने तुरंत कुर्सियां भी पहुंचा दी। एक ही मामले में घूसखोरी के 2 वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। संदीप सिंह पिता अर्जुन सिंह फिरोजपुर के रहने वाले थे। वो कुम्हारी में कार्यरत थे। उन्होंने 4 तारीख को आत्महत्या की थी। उनके पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को वापस करने के नाम पे एसआई प्रकाश शुक्ला द्वारा पहले 1 लाख की मांग की गई और बाद में 45,000 रुपये वसूले गए। साथ में एक कांस्टेबल भी था, उनके द्वारा भी प्रथम इस चीज़ों को देखा गया। प्रार्थी द्वारा इसकी शिकायत मुझे की गई। मैंने उसे बताया कि साक्ष्य के साथ वो अपनी बात को रखें। उसके द्वारा हिडन कैमरा के द्वारा जो है 3-4 वीडियोस बनाए गए, जो कि उनके द्वारा मुझे भेजा गया। वीडियो सही पाने पर आरक्षक को बुलाया गया, आरक्षक का बयान दिया गया जिसमें कि बात सही पाई गई। प्रथम दृष्टया इस बात की पुष्टि होने पर उसे सस्पेंड करके पुलिस लाइन भेजा गया है। उसकी प्राथमिक जांच की गई और अब उसकी विभागीय जांच की जा रही है। इस केस में उनका बर्खास्त होना करीब निश्चित है। रेडी टू ईट मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच 5 सितंबर को फाइनल सुनवाई करेगी। 5 सितंबर को ही अपना फैसला सुना देगी।
ये कहना है कोर्ट में याचिका दायर करने वाली 1100 महिलाओं के वकील का। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को वितरित किए जाने वाले रेडी टू ईट को सेंट्रलाइज्ड किए जाने का निर्णय लिया था। इसके खिलाफ करीब 287 अलग अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हुई थीं। सभी को सुनने के बाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने एक साथ खारिज कर दिया था। इसके बाद महिलाओं ने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी। ऑनरेबल जस्टिस ने यह कहा कि मैं इस केस को फाइनली जल्दी डिसाइड कराऊंगा, यानी कि उन्होंने ये कहा कि मैं इस केस को फाइनल सुनूंगा, फाइनल डिसाइड करूंगा। 5 सितंबर की उन्होंने फाइनल हियरिंग की डेट दे दी है और उन्होंने ये कहा है कि इस डेट पर कोई एडजमेंट नहीं होगा। इस केस में जितना भी समय लगेगा उस दिन मैं इस पिटीशन को सुन के और डिसाइड करूँ। सूरजपुर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। गुरुवार को दिन दहाड़े 2 उचक्कों ने एक शिक्षक की मोटरसाइकिल की डिक्की से 2 लाख रुपए पार कर दिए। पुलिस मामला दर्ज कर पड़ताल में जुटी है। रामानुजनगर इलाके के रहने वाले शिक्षक गुरुवार दोपहर स्टेट बैंक से 2 लाख रुपए निकालने के बाद फोटोकॉपी की दुकान पर पहुंचे। 15 मिनट बाद जब वो वापस लौटे तो डिक्की टूटी हुई थी, 2 लाख रुपए गायब थे। इसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने में जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने के बाद अब पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। टीचर जो है थाने पर सुताकर आवेदन दर्ज दिया थी। ये बैंक से 2 लाख रुपए नकद निकलवा के फोटोकॉपी दुकान के पास आया हुआ है। जो इसके फोटोकॉपी दुकान के पास ये लगभग 10 मिनट खड़ा रहा। इसी बीच इसके गाड़ी की डिग्गी से कोई अज्ञात व्यक्ति 2 लाख रुपए को निकाल के ले गया। सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, आगे और सीसीटीवी फुटेज सब। बारिश का मौसम किसानों के लिए खुशियां लेकर आता है, कईयों के लिए आफत लेकर आती है बारिश। ऐसा ही कुछ हुआ है बालोद जिले के नेवारी कला गांव के लोगों के साथ, जो बीते कई साल से पुल के निर्माण की बाट जोह रहे हैं। ये वो सड़क है जो बालोद जिले के नेवारी कला गांव के लोगों की लाइफलाइन है, लेकिन बारिश के दिनों में ये लाइफलाइन कट जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। मॉनसून की पहली बारिश में ये रास्ता बह चुका है। ज्यादा बारिश होने पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। लोगों को अपने काम से कहीं भी आने जाने में काफी दिक्कत होती है। ग्रामीण पिछले 10 साल से इसी तरह बारिश के मौसम में मुसीबतों का सामना करते आ रहे हैं। ये समस्या लगभग 10 साल से चलत आत है जी, और एक बारे में बहुत हम प्रयास कर रहे न वो करत आत हम तो साहब नाप जोक के लिखते करबो कोई सर्वे ऐसे तैसे करके 10 साल हो गए। आने जाने के लिए बहुत मुश्किल से आते हैं। नेवारी कला गांव से होते हुए तांदुला नदी गुजरती है। नदी में जलस्तर बढ़ने से ये रास्ता बह जाता है और ग्रामीणों को 6 किलोमीटर की जगह 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीण यहाँ जनप्रतिनिधियों से पुल के निर्माण और पक्की सड़क बनाने का गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। रास्ता ग्रामीणों द्वारा हर साल हजारों खर्च कर बनाया जाता है। यहाँ से हम पढ़ाई के लिए या फिर अन्य ग्रामीण जो है व्यापार के लिए यहाँ पर बालोद जाते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। अगर यहाँ पर बाढ़ आ जाने के कारण रास्ता जो है खराब हो जाता है तो हमें 14 किलोमीटर जाकर ये सब पढ़ाई या व्यापार करना पड़ता है। यहाँ आने जाने के लिए परेशानी होती है और स्कूल लेट हो जाता है। उस दिन तो मैं नहीं गई थी और फिर उधर से जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। आज क्या हुआ था आपके साथ में? इधर जा रहे थे? इधर पापा आए थे, क्रॉस कराए, साइकिल उठा के लेके आए इधर मेरे को। साल के करीब 3-4 महीने गांव के लोगों का सफर मुश्किल भरा होता है। मॉनसून बीतने के बाद ग्रामीण फिर से मुरम डालकर इस पुल को ठीक करते हैं और अगली बारिश में फिर वही हाल होता है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की वजह से छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की भागदौड़ कम हो गई है। छोटी बड़ी बीमारियों की जांच, परामर्श और इलाज की सुविधा अब जरूरतमंद लोगों के घर तक पहुंच रही है। गरीबों के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। अच्छी सेहत और बीमारी में सही इलाज की जरूरत हर व्यक्ति को होती है, लेकिन कई बार छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए गरीब परिवारों के समक्ष आर्थिक तंगी की समस्या सामने आती है, जिससे कई बार छोटी बीमारी भी बढ़कर नासूर हो जाती है।
प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा थी कि ऐसी स्थिति का सामना प्रदेश की जनता को न करना पड़े और राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफे के साथ हर छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज सही समय पर और सहजता से हो सके। इसी दूरदर्शी सोच और सूझबूझ से स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की, ताकि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले और जरूरतमंद गरीब परिवारों समेत आम नागरिकों को भी बीमार पड़ने पर अस्पतालों की भागदौड़ के बजाय अपने घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इस योजना के तहत शहरी इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट हर वार्ड में झुग्गी बस्तियों तक पहुंचकर वहां लोगों का इलाज करती है। हॉस्पिटल में लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल खुद लोगों के पास पहुंच के काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात, इसमें 42 टेस्ट हो रहे हैं जिसमें दवाइयां फ्री में दी जा रही है। 1 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी और फिर योजना का प्रदेश भर में विस्तार 31 मार्च 2022 में किया गया और कम समय में ही अब तक मोबाइल मेडिकल यूनिट ने 22,42,000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज कराया है। बीपी का इलाज के लिए आया था और प्राइवेट में जाने से पैसा उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है। अब यहाँ आया अपना निगम का हॉस्पिटल में, या मैडम के पास दिखाया तो मुझे अभी दवाई भी देंगे बोल के मैडम बोले हैं। परिवार के मुखिया की तरह प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।